अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर और खास तौर पे हर इंसान के जो पाकिस्तान में रहता है उसके ज़हन में ख्याल होता है कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, जिनके पास पावर है, जिन इंस्टीट्यूशंस के पास, चाहे वो एग्जेक्टिव का है, चाहे वो लेजिस्लेटिव का है, जुडिशरी का है, या इसके अलावा भी अस्करी क्यादत है या ब्यूरोक्रेसी है, तो क्यों नहीं अपने पाकिस्तान के हालात बदलते? क्यों यहां पे आइन की जो सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन किया जाता? पार्लियामेंट का जो एक अदारा है उसको पावरफुल क्यों नहीं बना लिया जाता? या फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबके लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं होता? इन सब मसाइल का, क्योंकि ये गवर्नेंस क्राइसिस है, अगर गवर्नेंस क्राइसिस होगा, जो इंतजामी मामलात की तंजीली होगी, तो फिर सिस्टम के अंदर बिगड़ाव आएगा। अब मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान का मैं कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ और साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। तो फिर हमें क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जर्नैल हैं, जजेस हैं, मीडिया के वो जो माफियाज हैं, उनका जो अंदर उनके इंटरेस्ट है, जो वो इस सिस्टम को ठीक नहीं होने देते, चलने नहीं देते, वो सारे के सारे मैं आपके सामने रखूंगा। बांग्लादेश और इंडिया, इंडिया एक हमारा राइवल कंट्री है। इंडिया जो स्टार्ट से ही हम समझते हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि वो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का दुश्मन है। इंडिया के अंदर भी वैसे ही चैलेंजेस हैं जैसे पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। जुबान की बेस पे बेशुमार जुबानें इंडिया के अंदर हैं। वहां के बोलने वाले हैं, उनके अंदर इख्तलाफ पाया जाता है, उनके अंदर भी एक दूसरे के साथ नफरत रखी जाती है। मजहबी बेस के ऊपर बहुत सारे ग्रुप हैं, वहां पे बेशुमार मजाहिब को मानने वाले हैं। वहां पे इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि हम इंडिया को तोड़ के अलहदा से ममालिक बनाएं। वहां की सिख कम्युनिटी जो है वो खालिस्तान के नाम पे एक सेपरेट कंट्री चाहती है। इसके अलावा डिफरेंट ओरिजिन्स में भी ऐसी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा जो वहां पे इंडिया का अपना एक टाइटलमेंट है कि वो एक ऑक्युपाइड टेरिटरी के ऊपर काबिज है, जैसे जम्मू कश्मीर है, इस तरह से नेपाल के कुछ एरियाज हैं, तो उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, रिवर डिस्प्यूट्स काफी कंट्रीज के साथ हैं। मतलब कहने का मकसद यह है कि इंडिया को भी की जो गवर्नेंस है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क हैं। इसके बावजूद भी इंडिया का जो स्टेटस है वो ये है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी इंडिया है, जहां पे जमहूरी निजाम को, जमहूरी कल्चर देखा जाता है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आजादी हक है, इक्वलिटी है, मेरिटोक्रेसी है। वहां पे टायरनी नहीं है, ये चीज रिकॉर्ड में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडिया 1980 तक पाकिस्तान से मुआशी तौर पे पीछे था। उस वक्त तक पाकिस्तान का हर बंदा एनुअली इंडिया से ज्यादा कमाता था। 1990 की दहाई में इंडिया के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आता है इंतजामी लेवल पे, सियासतदानों में। पॉलिटिशियंस अपने मफाद की पॉलिटिक्स नहीं करते, अपने मुल्क के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, स्मूथली चलाते हैं, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज इंडिया के अंदर जो एनुअली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है वो पाकिस्तान से 40 गुना ज्यादा है। इंडिया के जो सेंट्रल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान से कितने ज्यादा है पता है? $580 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इंडिया के बैंक के, और पाकिस्तान के $4 बिलियन, मतलब 580 अरब
डॉलर इंडिया के और पाकिस्तान के 4 अरब डॉलर। बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे दुश्मन का हमारे साथ। इसके साथ जो अभी मौजूदा हालात ये हैं कि जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं इंडिया के हमसे ज्यादा हैं बेहतर। शर्मिंदगी का बायस है। और इसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है और वो रीजन ये है कि इंडिया की जो गवर्नेंस है, जिसमें उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी पब्लिक के अकाउंटेबल है, वहां पे जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो रिस्पॉन्सिव है। वो पब्लिक की पार्टिसिपेशन जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा है। सिविल सोसाइटी की एक ऑनर है। मीडिया के एक प्रॉपर रोल है सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने में। ऑपोजिशन की आवाज बनते हैं, पब्लिक की आवाज बनता है। उनके पास पॉलिसीज के ऊपर एक प्रॉपर डिबेट होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का जो टोटल एरिया है ना, वो पाकिस्तान के एक सूबे सिंध जो है उसके लैंड मास के इक्वल है। बांग्लादेश वो मुल्क है जहां पे जो आधा मुल्क है वो पानी के अंदर धंसा हुआ है। और तीसरी बात कि वहां पे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो करप्ट भी है, वो अथॉरिटेटिव भी है। और तीसरी चीज कि वहां पे जो उनकी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर है वो उसका माइंडसेट कोई डेमोक्रेटिक नहीं है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। वहां पे जो वुमेन जो है वो इतनी पार्टिसिपेशन उनकी होती है लेबर के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, कि वो मेल के इक्वल जो है ना वो अर्न करती है। इसी वजह से वहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा बूस्ट कर रही है, इतनी ज्यादा वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रही है। ये लोग जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया करते थे फॉरेनर्स, वो यहां से जो हम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत सारे सेक्टर्स में आगे निकल चुका है। चाहे वो एक्सपोर्ट्स की बात कर लो, चाहे वो एजुकेशन की बात कर लो, पॉपुलेशन की बात कर लो, कंट्रोल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर लो, या फिर मतलब इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर, सब के अंदर वो पाकिस्तान को मार दे गया है। बांग्लादेश जो कि हमसे ही आजाद हुआ है, मतलब चाहे मेजॉरिटी में था, एक पॉपुलेशन थी, लेकिन हमसे ही वो आजाद होके हमसे बहुत ज्यादा पीछे था, वो आगे चला गया। क्यों? क्योंकि बुनियादी जो रीजन थी वो ये है कि वहां पे गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस का एक तरीकाकार है, वो बेहतर है। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो बिल्कुल क्लियरली जो है ना उन्होंने फिक्स कर लिया है। जब प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लिया है तो उनके सॉल्यूशंस के ऊपर उन्होंने उनके ऊपर वर्क किया, सॉल्यूशंस का उनको फाइंड आउट किए और उनको प्रैक्टिकली उन्होंने किया, उन सॉल्यूशंस के साथ अमल किया और मामला हल किए। देखिए, पाकिस्तान का जो पर कैपिटा इनकम है ना इस वक्त, वो साउथ एशिया के तमाम ममालिक से कम है। एक बंदे की सालाना जो इनकम है पाकिस्तान के अंदर, वो नेपाल के अलावा बाकी सारे ममालिक में साउथ एशिया में पाकिस्तान की कम है। ये स्टैट्स हैं, क्लियर स्टैट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली क्या डिस्कशंस हो रही होती हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, मतलब आप अंदाजा करें कि या डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, ये भी बातें होती हैं। अंदाजा करें कि ये तीनों निजाम जो है ना दुनिया में भी हैं और पाकिस्तान ने भी एक्सपीरियंस किए हैं। दुनिया ने इन तीनों निजामों से तरक्की की है, हमने ये तीनों निजाम करके देखे हैं, लेकिन हमने तरक्की नहीं की। हमने अपने मसाइल को कैटेगराइज नहीं किया, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट नहीं किया, उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया, उन मसाइल को हल नहीं किया। मतलब कि मैं अब आपको गिनवाता हूं पाकिस्तान के क्या मसाइल है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा मसला है, एक साल 3% होती है, दूसरे नेक्स्ट ईयर जो है वो आप नेगेटिव में चले जाते हो, फिर उसके बाद आते हो, फिर कोई
2.5% ہوتی ہے. اس دفعہ پھر جو ہے وہ 0 پوائنٹ سم تھنگ % گروتھ ہوئی. ایک سال میں ہم نے اتنی ترقی کی. آپ اندازہ کریں, ایک پاکستان کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہے سیکورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی, مطلب کہ ہماری لا اینڈ آرڈر اتنی بری ہے کہ یہاں پہ آئے دن جو ہے ڈکیٹیاں, چوریاں, مرڈرز, مطلب جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور بہت سارے جو ہے نا لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنی گندی لوگوں کی مینٹالٹی ہے کہ لوگ زمینوں کو غلط طریقے سے بیچتے ہیں, اپنی نہ بیچنے کی بجائے کسی کی بے وجہ بیچ دیتے ہیں, اور ان کو کوئی نت ڈالنے والا نہیں ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ایجوکیشن کے اندر پاکستان کا بہت پیچھے, رینکنگ میں بہت پیچھے ہے, ہیلتھ میں بہت پیچھے ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے میجر ایشو ہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے, پاپولیشن پلاننگ کا ایشو ہے, الٹریسی بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر, ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے, انتہا پسندی, بجٹ کرائسس ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, لوکل اٹانومی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن نہیں کی جاتی ڈپارٹمنٹس کی. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, پی آئی اے, اسٹیل مل, سوئی گیس, یہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں, لیکن اسٹیٹ کے اوپر لائبلٹی ہے, قرضے پہ قرضہ میں ڈلوائی جا رہے ہیں, لیکن اسٹیٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی. گورنمنٹس آتی ہیں, چلی جاتی ہیں, اور آگے سے آگے سسٹم چل رہا ہے. پاکستان مقروض ہو رہا ہے. گروتھ کا مسئلہ ہے, انکم کی ڈسپیرٹی کا ایشو ہے. یہ جو 10-12 مسائل ہیں یہ ہمارے جنون ایشوز ہیں. ان کے اوپر کوئی سولوشن نہیں نکالنے کو, کوئی ان کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے. کمپیٹنسی کا ایشو ہے, ولنگنس کا ایشو ہے. لائک عمران خان صاحب کی بات کر لو, وہ ایک مقبول لیڈر, وہ انٹلیکچوئل کنسیڈر ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا گیا, وہ انہوں نے کام کیا ہی نہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے علاوہ پی ایم ایل این ہے, وہاں پہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی بھی ان سب مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہے. ابھی بھی دہشت گردی ہے, ابھی بھی لا اینڈ آرڈر خراب ہے, اکنامک گروتھ کا ابھی بھی ایشو ہے, پیپلز پارٹی کا بھی یہی ایشو ہے. باقی جتنی بھی ہماری چھوٹی جماعتیں ہیں, ریجنل پارٹیز ہیں, ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. 2-3 ایگزامپلز کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر ایک سب سے بڑا ایشو ہے سرکولر ڈیٹ کا. مطلب انرجی سیکٹر کے اندر جو بل جو بنتے ہیں لوگوں کے, وہ اور جو جہاں سے بجلی بناتے ہیں, مطلب کہ آئی پی پیز اور جو کنزیومر ہے, اس کے درمیان جو یہ پراپر الیکٹریسٹی اور گیس کی میں بات کروں, ان کی جو پیمنٹس ہیں اس میں بہت زیادہ کرائسس ہے. پیمنٹس پوری نہیں دی جاتی, اور یہ مسائل جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس میں ہر بندے کو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, مطلب فیسکو, لیسکو, جتنی بھی ڈسٹریبیوٹیو ایجنسیز ہیں, ان سب کے اندر جو کام کریں ان سب کو پتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ خسارے میں ہے, اور اس کا سلوشن بھی ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو بجلی کی تھیفٹ ہو رہی ہے, چوری ہو رہی ہے, لائن لاسنگ ہے, ٹرانسمیشن لائنز کے اندر جو ایشوز ہیں, یا یہ سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے, پیمنٹس کا, ریکوری کا, یہ تب تک حل ہوگا جب ہم اس پورے ڈپارٹمنٹ کو پرائیویٹائز کر دیں گے. لیکن کوئی حکمران, طاقتور حلقے جو ہیں, وہ یہ ایکشن لینے کو تیار نہیں. ان کو دل ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ سولوشن لیا جائے کہ پرائیویٹ آنرز بٹھا دو, وہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے اس سسٹم کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں ان کو لائیں گے, ان سے کام لیں گے اور سسٹم کو ٹھیک کریں گے, اور اس سے جنرلی لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی, رائٹ پرسن کو رائٹ جاب آئے گا, تو ڈیفینیٹلی گروتھ ہوگی, پراسپیرٹی ہوگی. ملک کے اندر سے بے روزگاری, غربت کی جیسی جو ایک بلائیں یہ ختم ہوں گی. اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں نا, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں
मुशर्रफ के दौर में जो स्टैट मैं बताने लगा हूं, 1999 से लेके 2007 तक वो 25 अरब रुपए का खसारा छोड़ के गया था बिजली के महकमे में। इसके बाद आता है पीपल्स पार्टी का दौर। ऑलमोस्ट 25 से वो बढ़ा के 500 अरब रुपए का जो है ना खसारा छोड़ के जाते हैं, 500 अरब रुपए का। फिर पीएमएलएन आ जाती है 2013 से 2018 तक। पीएमएलएन जो है ना 1100 अरब रुपए का खसारा सिर्फ और सिर्फ ये पेमेंट की रिकवरी का जो के अंदर। उसके बाद पीटीआई का दौर आ जाता, उन्होंने 1100 से 2500 अरब रुपए तक ले जाते हैं। किसी भी पार्टी ने, किसी भी डिक्टेटर ने इसको कम नहीं किया, इसको रोका नहीं है, इसको बढ़ाया है। आप सीरियसनेस की इंतहा चेक करें। इसके अलावा मैं अगर बात, अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर बात करें तो इनइफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट्स, ये मैं गवर्नेंस क्राइसिस आपको एक्सपोज कर रहा हूं। इनइफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो ये विच हंट्स है ना, ये क्या है कि सियासत के अंदर जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं वो स्पेस बना के अंदर आ जाते हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, मिलिट्री पर्सनल्स हैं। वो क्या करते हैं कि वो इंटरफेरेंस के साथ पूरे के पूरे सिस्टम को स्पॉइल कर देते हैं। लाइक एक डिपार्टमेंट का, एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक बुनियादी रोल है, वो उसने करना है, लेकिन वो नहीं कर रहा होता, उसकी जगह कोई और आके वो काम कर रहा होता है, जिसकी वो जो जुरिस्डिक्शन है वो होती नहीं है। मैं बताता हूं आपको कि मुल्क जो है ना तरक्की तब करता होता है जब मुआशी तौर पे अच्छी पॉलिसीज के अंदर कॉन्टिन्यूटी हो। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी मुल्क की अगर जो है जो एनुअल इनकम है उसके अंदर अगर जल्दी से रैपिडली इंक्रीज आता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक तो जो हर लेवल का तबका होता है ना उसको फायदा होता है। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या इससे भी ऊपर जो है एलीट है, उन सबको फायदा होता है। हर स्टेज पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सोचना कि जो प्रोजेक्ट लगेगा उसका अमीरों को फायदा होगा, तो ये गलत सोच है। हर तबके को उसका बेनिफिट होता है, और ये तब हो सकता है जब इफेक्टिव गवर्नेंस होगी और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर एक कॉन्टिन्यूटी होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने एजुकेशन का एक मसला देखा पाकिस्तान के अंदर। एजुकेशन का क्या मसला है? एजुकेशन के अगर तो रिसोर्सेज की बात करें तो हर साल जो है ना 2000 अरब रुपया जो है ना हर साल वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर खर्च होता है, लेकिन ये वेस्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वेस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पे मैट्रिक के बच्चे को सिंपल जो सम है ना मैथ्स के, परसेंटेज, एवरेज, ये करवा लें, उसको उनके सॉल्यूशंस नहीं हो। वो एक डिसेंट पैराग्राफ इंग्लिश में नहीं लिख सकता। ये क्लियर है, सबको पता है। और इनका क्या मसला क्या है? प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं है। यहां पे बोर्ड के एग्जाम्स के बाद जब प्रैक्टिकल होते हैं साइंस स्टूडेंट्स के, वहां पे उनको कॉपीज, प्रैक्टिकल कॉपीज मुहैया की जाती हैं, लिखो, देख के लिखो। एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रैक्टिकल वर्क में जो होता है उस टाइम कोई उनको ऐसे चोरी से वो अपने थीसिस बनाते हैं और पैसे दे के अपने सुपरवाइजर्स को, और ऐसे वो अपनी डिग्रीज लेते हैं। इनके सबको पता है क्या मसाइल है, सबको पता है कैसे क्रिएटिविटी, कैसे यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए, कैसे नेशनल यूनिटी आ सकती, सबको पता है, लेकिन किसी में विलिंगनेस नहीं है। कोई एक्शन लेता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरे रीजन के लोग प्रोपोगंडा क्रिएट करते हैं।
हाँ, हमने जो मेजर इश्यूज थे जैसे एजुकेशन का था, जैसे एनर्जी का था, इसके अलावा एक और मेजर इशू है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ का। पाकिस्तान के अंदर जो सालाना आपको पता है 50 लाख एडिशन होता है बच्चे का, जो बर्थ होती है 5.5 मिलियन। मतलब फैसलाबाद की पॉपुलेशन देख लो या फिर रावलपिंडी की पॉपुलेशन देख लो, इतनी बराबर पॉपुलेशन का एडिशन होता है सालाना। और कोई गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर विलिंग नहीं है कि इस ग्रोथ को, इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ को रोका जा सके। इसके ऊपर कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए, इसके लिए नीयत चाहिए, इरादा चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए इस मामलात को हल करने के लिए। बांग्लादेश की पॉपुलेशन पाकिस्तान से जब वो अलहदा हुआ है उस टाइम 20% ज्यादा, 22% ऑलमोस्ट ज्यादा थी, और आज उनकी पॉपुलेशन जो है हमसे 22% ही कम है। उनकी एक प्लानिंग थी, पॉपुलेशन प्लानिंग थी, उनकी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो एक पब्लिक को अवेयरनेस थी, जिसका ये सोल्यूशन है। आज देख लो लोगों के पास रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन उनके घरों में बच्चे ज्यादा हैं, फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वाटर का इशू है, हेल्थ के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, घर का माहौल डिस्टर्ब किया हुआ है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्राइवेसी, सब प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम्स इसी वजह से ही तो हैं। अब जो लास्ट में सिक्योरिटी है ना पाकिस्तान की, उस पे मैं एक क्वेश्चन मार्क है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। उसमें यह है कि पाकिस्तान एक जो क्राइम रिडन सोसाइटी है जिसमें बेशुमार क्राइम्स है। आप रूरल एरियाज में देख लो, चोरियां, डाके लग रहे हैं, जना हो रहा है, शहरों में भी इसी तरह डिकेटिंग है, थेफ्ट है, इवन जो साइबर क्राइम के बहुत सारे इश्यूज हैं, एफआईए के बेस्ड बहुत सारे इश्यूज हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल मैटर्स हैं। जब जस्टिस नहीं होगा, मेरिट नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जो रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो सबको बराबर नहीं मिलेगी, तो ये मसाइल तो जेन्युइनली राइज करेंगे, और वो हमें नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी फैमिली नहीं है जो डिस्टर्ब नहीं है, विक्टिम नहीं है। किसी ने प्रॉपर्टी छीन ली है, किसी ने किसी से आते जाते पैसे छीन लिए, कोई किसी को मर्डर कर रहा है, कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, हैरेसमेंट के केसेस नजर आ रहे हैं। तो इन हालात में ना तो पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन एयरलाइन जो है वो अपने कह लो के जहाजों को इधर भेज रहे हैं, ना तो कोई फॉरेन बायर आ रहा है यहां पे कुछ खरीदने के लिए, ना कोई फॉरेन फर्म जो है वो आ रही है यहां पे इन्वेस्ट करने के लिए, और कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा। नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे चले जाएं, वहां पे ये लोकल लोग पाकिस्तानी हैं। तो अब जो ये मामलात है ना, इसके मुताबिक एक रिपोर्ट है PIDE की कि 40% लोगों ने ये तहिया कर लिया है कि दे आर लिविंग पाकिस्तान इमीडिएट बेसिस पे। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की खुशहाली कैसे हासिल की जा सकती है, और जहां पे पाकिस्तानी भी और फॉरेनर्स भी अपने आप को सिक्योर फील करें। लाइक यहां पे वो कल्चर खत्म हो जाए कि आप सिंगल बाहर रात को निकल नहीं सकते, या फिर आपकी जो है वो प्राइवेसी के इश्यूज हैं। हमने एक्सपीरियंस किया है 1990 से ऑनवर्ड कि यहां पे एक्सट्रीमिज्म है, यहां पे टेररिज्म है, क्राइम रेट है, और यहां के लोग जो है ना यूज टू हो चुके हैं। हमारे जो इर्द गिर्द में हम खुद जो है वो ये जो जितने भी डेंजरस किस्म के लम्हात आते हैं इनसे वाकिफ है सब लोग। तो अब जो है ना सिस्टम के अंदर जब तक चेंज नहीं आएगा, सिस्टम को बेहतर नहीं किया जाएगा, तब तक जो है ये मामलात जो है ना खराब रहेंगे, और पाकिस्तान जो है वो की जो एक प्रोग्रेस है ये एक एल्यूसिव ड्रीम बन रही है। तो इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट जो है ना एक्शन लेने की जरूरत है, प्रैग्मेटिक और प्रोडक्टिव पॉलिसीज बनाने की जरूरत है,
جس سے ایک پیسفل اب انسان جو ہے نا زندگی گزار سکے، اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے زندگی گزار سکے، پیس لوننگ بننا چاہتے ہیں. یہ سیاست اپنی پرسنل ایجنڈا کی بیس پہ اس کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں ملک کو، لوگوں کے امن کو، لوگوں کے سکون کو.